नमस्कार दर्शकों, मैं ऋतु जायसवाल आपकी दोस्त और आपकी होस्ट स्वागत करती हूं आपका इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। इस कार्यक्रम का एकमात्र उद्देश्य होता है कि हम अपने उपभोक्ताओं को, यानी कि आप जो भी व्यूअर्स हैं, उनको हम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत जितनी भी जानकारियां हैं उसके लिए जागरूक कराएं, ताकि आपको किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी का सामना ना करना पड़े। अगर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की बात करें तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण शस्त्र है। इस शस्त्र का उपयोग लेकिन हम तभी कर सकते हैं जब हमें अपने अधिकारों की और कर्तव्यों की पूर्ण जानकारी होगी, और इस जानकारी को मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि पूर्णतया समझें, क्योंकि कई बार धोखाधड़ी होने पर हमें समझ में नहीं आता है कि हमें कहाँ जाना है, किससे शिकायत कराना है, कहाँ पे जाके अर्जी देनी है। तो आज इसी विषय पर पूर्ण रूप से हम लोग चर्चा करेंगे, और हमारे साथ जो शख्सियत मंच साझा कर रही हैं वो पटना हाई कोर्ट में अधिवक्ता हैं। मैं आपका परिचय करा दूं, आप वागीशा जी हैं। वागीशा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू ऋतु जी, इस शो में मुझे बुलाने के लिए। तो सबसे पहले अभी मैंने जैसा कि बताया कि हमें अपने उपभोक्ताओं को जागरूक बनाना है, तो मैं चाहूंगी एक आसान शब्दों में आप हमारे दर्शकों को बताएं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या है। जी, जैसा ऋतु जी आपने बताया उपभोक्ता अधिनियम के बारे, तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि उपभोक्ता होते कौन है। उपभोक्ता जो कोई वस्तु, जिसे हमें जनरल टर्म में कंज्यूमर भी बोलते हैं, अगर हम बाजार से कोई सामान ले रहे हैं और उसका उपयोग अपने लिए कर रहे हैं तो उन्हें उपभोक्ता कहा गया है। और हमारे भारतवर्ष में पहले एक अधिनियम था 1986 का, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको अभी 2019 में नए अधिनियम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लाया गया है। और जो अभी ये रूल को गवर्न कर रहा है कि अगर कोई भी कंज्यूमर कोई प्रोडक्ट ले रहा है और उस प्रोडक्ट या सर्विस, दो चीजें, या कोई वस्तु हम ले रहे हैं उसका उपभोग कर रहे हैं, या कोई सर्विस हम लोग ले रहे हैं, जैसे एयरलाइन सर्विस हो गया, होटल में सर्विस हो गई, हॉस्पिटल की सर्विस हो गई, इस तरह की सर्विस जो हम लोग डे टू डे नीड में ले रहे हैं, उसमें अगर हमारे साथ कुछ कमी हो जाती है या उस सर्विस से हमें दिक्कत हो जाता है, तो हमारे को प्रोटेक्ट कैसे हमारा लॉ करेगा, उसकी सारी विवरणी हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में दी गई है। जो पुराना अधिनियम था 1986 का, वो थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड था। वो उस टाइम के लिए था। 2019 के अधिनियम में बहुत सारी चीजें, क्योंकि अब ऑनलाइन ई कॉमर्स आ गया है, मार्केटिंग हो गई है, शॉपिंग का तरीका बदल गया है, लोगों का और वाइड स्केल हो गया, अब इंटरनेशनल मार्केट भी इन्वॉल्व हो गया है। तो वो सब में अगर कंज्यूमर के साथ फ्रॉड हो रहा है, धोखाधड़ी हो रही है, उन्हें डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, तो उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, वो 2019 के अधिनियम के अंतर्गत कवर्ड है। अभी आपने जैसे बताया इस अधिनियम के तहत यदि कोई उपभोक्ता किसी वस्तु को खरीदता है या सर्विस का उपयोग करता है, तो उस केस में उसके साथ कोई धोखाधड़ी हो जाती है। अक्सर ही देखा जाता है, लेकिन समय का अभाव या किसी झिझक के कारण लगता है कि अब इस झंझट में कौन पड़े, तो इस शिकायत को कहाँ दर्ज कराएं, एक कोई इजी वे हो तो वो आप हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। तो जैसे हमारा जो अधिनियम है 2019 का, उसमें आपको 3 टियर सिस्टम कोर्ट का बना हुआ है। एक जिला लेवल पे जिसको डिस्ट्रिक्ट फोरम हम लोग बोलते हैं, एक राज्य लेवल पे जिसको हम लोग स्टेट फोरम बोलते हैं, और एक नेशनल लेवल पे नेशनल फोरम। और हमारा जो वैल्यू है, मतलब हमें जितने की क्षति हुई है, अगर 1 करोड़ रुपए तक की क्षति हुई है तो हम लोग अब जिला लेवल पे वहां जा सकते हैं। 1 करोड़ से ज्यादा की है तो राज्य लेवल पे, और 10 करोड़ से ज्यादा है तो नेशनल लेवल पे फोरम बना हुआ है एक्ट के अंदर, आप वहां जाके अपना कंप्लेंट फाइल कर सकती है। और जगह भी अक्सर होता है कि ये तो हो गया जगह, हम कंज्यूमर एक जगह रह रहा है और जिससे वो प्रोडक्ट खरीदा है वो दूसरी जगह है, तो नए अधिनियम के अंतर्गत जहां पे कंज्यूमर रह रहे हैं उस कोर्ट और न्यायालय में वो जाके अपना कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो वागीशा जी, आपने बताया कि ये 3 भागों में विभाजित है। अगर ये 3 भागों में विभाजित है तो हम लोग क्या इसको अमाउंट के हिसाब से सेग्रीगेट करते हैं, या कुछ ऐसा है कि इस स्तर की परेशानी को हम लोग स्टेट में ले जाएंगे, इस स्तर की परेशानी को हम लोग नेशनल में, इसका क्या क्राइटेरिया होता है? जी, हमारे जिसे हम लीगल टर्म्स में पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन कहते हैं, मूल्य भाव पे जितनी की हम क्षति न्यायालय को बोल रहे कि मुझे इस डिफेक्टिव प्रोडक्ट या इस फ्रॉड के कारण इतनी क्षति हुई,
उस हिसाब से 2019 के अधिनियम में बटा हुआ है, पहले राज्य, उसके बाद जिला और उसके बाद नेशनल लेवल पे बटा। जी वगीशा जी, ये तो आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि इस तरीके से इसको सेग्रीगेट किया गया है। मैं चाहूँगी, जैसे होता है कि मैंने जूता खरीदा, मैंने राशन खरीदा, मैंने दवाई खरीदा, तो मैं एक उपभोक्ता बन गई। तो सिर्फ यही एक उपभोक्ता है या इस श्रेणी में कुछ और भी लोग आते हैं? ऋतु जी, आपने एक बहुत अहम सवाल समझाया है और पूछा है, और मैं बहुत अच्छा लग रहा है कि दर्शकों को थोड़ा इसमें समझाऊं। सिर्फ खरीदना उपभोक्ता नहीं होगा। आपने पूछा जूता खरीदना या कोई भी ज़रूरी सामान, जब तक हम उसको अपने यूज़ में, अपने इस्तेमाल ना कर ले, हम लोग कंज्यूमर उपभोक्ता नहीं कहलाएंगे। कई बार देखा जाता है हम कोई सामान मार्केट में खरीदते हैं जिसका उपयोग हमारे घर वाले या रिश्तेदार या फ्रेंड, तो जिसको जो अल्टीमेटली वो प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है या वो फैसिलिटी सर्विस को अवेल कर रहा है, वही उपभोक्ता होता है। जैसे बहुत सारे बिजनेसमैन भी होते हैं, वो एक तरह खरीदे प्रोडक्ट और उसको रीसेल कर दिए, वो उपभोक्ता नहीं कहलाएंगे। जब तक वो खरीद से अपना जीवनो अर्पण ना कर रहे हैं, जिसे हमें लाइवलीहुड कहते हैं, अगर वो प्रोडक्ट को फर्दर सेल करके अपना इनकम कर रहे हैं और उसी से उनका जीवन चल रहा है, तभी वो उपभोक्ता की श्रेणी में आएंगे। अगर वो उससे प्रॉफिट कमा रहे हैं तो वैसे बिजनेस क्लास इस श्रेणी में नहीं आएंगे। वगीशा जी, मुझे लगता है ये आपने बड़ा ही अहम चीज़ बताया है कि वो उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आएंगे। कई बार होता है कि जब हम लोग सामान खरीदते हैं और उसमें धोखे का शिकार हो जाते हैं, हमेशा तो नहीं होता है कि हर चीज़ एकदम परफेक्ट हो। कई बार होता है कि जूता खरीदा, वो टूट गया, या छोटी मोटी चीज़ की अगर मैं बात करूं, या कोई बड़ा सामान भी लाते हैं और अगर उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि हमको दुकानदार पे केस करना है या उस कंपनी के ऊपर केस करना है। इसमें मुझे लगता है कि उपभोक्ता ज़्यादातर कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि दुकानदार अपना पल्ला झाड़ लेता है, बोलता है कि इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, और फिर लोगों को लगता है कि मैं कहाँ तक जाऊँगा, कंपनी तक पहुँचना तो बहुत वैसी बात है। तो प्लीज़ इस बारे में ज़रूर विस्तृत से जानकारी दें। जी देखिए, जब भी आप न्यायालय में जाते हैं कुछ लेने के लिए, कुछ अनुतोष मांगने के लिए, तो आपको सारा डिटेल देना पड़ता है। तो इसमें आप जिस दुकान से ले रहे हैं उनका भी डिटेल्स आपको देना होगा, कब खरीदे, क्या प्रोडक्ट खरीदे, और क्योंकि वो ब्रांडेड, अगर वो ब्रांडेड प्रोडक्ट है क्योंकि कंपनी के अगेंस्ट, तो जिस कंपनी का वो प्रोडक्ट है आपको उनके अगेंस्ट भी अपना क्लेम करना होगा। तो आपको इसके लिए ज़रूरी है कि जिस बिल पे आपने लिया वो बिल आपके पास रहे, जिस दुकान से लिया और जो मेन कंपनी है वो, तीनों का रहना ज्यादा जरूरी रहता है। जी वगीशा जी, आपने बताया कि बिल का रहना बहुत आवश्यक होता है, पर अक्सर ये देखा जाता है कि जब हम लोग सामान खरीदते हैं तो दुकानदार अगर गोल्ड की ही बात करें तो बोलते हैं कि कुछ पैसा कम दे दीजिए, अगर बिल नहीं लेंगे तो इतने में हो जाएगा। या कई बार होता है हम लोग किसी शॉप पे गए हैं, सामान खरीद रहे हैं, तो वो बोलता है नहीं अभी बिल नहीं हो पाएगा। या हम लोग भी कई बार बोले कि आलस है या इतनी देर कौन वेट करे, बिल छोड़ देते हैं। और कई बार दुकानदार बहुत रिजिड हो जाता है कि हमको बिल नहीं देना है। आपने अभी अभी बताया उपभोक्ता के जागरूक होने के लिए, तो क्या बिल मांगना एक उपभोक्ता का राइट है? मतलब वो दुकानदार को देना ही देना है या वो मना भी कर सकता है? जी ऋतु जी, उपभोक्ता के बहुत सारे राइट्स होते हैं, अधिकार है जो हमारे अधिनियम ने हमें दिया है एज ए उपभोक्ता। तो बिल मांगना भी वो एक सबूत होता है उपभोक्ता के लिए कि आपको सही चीज इस कंपनी के द्वारा इस प्राइस पे दी जा रही है, वही एक डॉक्यूमेंट जी, तो वो रहना आपके लिए बहुत जरूरी है। और एक मैं अपने व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूंगी कि जब आप बिल ले रहे हैं तो उसके ऊपर का टर्म देखिए। कई बार होता है बाजार में रफ एस्टिमेट इस तरह के प्रिंटेड छपे हुए पे वो दे देता है, जबकि बिल का प्रोफार्मा होता है कि उसका रजिस्ट्रेशन नंबर हो, अगर है जीएसटी नंबर है, टिन नंबर है, और ऊपर में इनवॉइस लिखा हो। तो वो सब चीजें एज अ कंज्यूमर आपको अवेयर होना चाहिए। आपका ये अधिकार है कि आप अगर पैसा पूरा दे रहे हैं कोई प्रोडक्ट के लिए तो पक्का बिल पे ही उसे ले, ताकि आपका फ्यूचर इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहे। तो आपके हिसाब से अगर बिल हमारे पास नहीं है तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों को किसी भी सामान को खरीदने से पहले, दर्शकों मेरी ये आपसे गुजारिश है कि किसी भी सामान को खरीदने जाएं तो प्रॉपर बिल लेना ना भूलें। जी मैं चाहूँगी वगीशा जी, जैसे अक्सर होता है, बिल वाली बात तो एक हो गई कि हमने बिल ले लिया, हर प्रोडक्ट के ऊपर एक एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग डेट रहता है। तो अगर ये दोनों का मतलब क्या है, मैं चाहूँगी वो भी आप विस्तार से बताएं। दूसरा, यदि कोई दुकानदार
नियर एक्सपायरी या एक्सपायरी सामान अगर आपको दे दे तो उस केस में हमारा क्या अधिकार है और हमें क्या स्टेप लेना चाहिए? ऋतु जी, ये सब जो सवाल आपके हैं वो जागरूक के लिए, एक्चुअली में वो उपभोक्ताओं को जागरूक करने के। अब मैं फ्यू एग्जांपल्स देना चाहूँगी। जैसे हम लोग डेली में दूध लेते हैं, ब्रेड लेते हैं, जिनका वैलिडिटी पीरियड आपका 2 दिन रहता है या 3 दिन रहता है, या हम लोग अभी गर्मी का मौसम है लस्सी लेंगे या फ्रूट जूस लेते हैं। मानिए हम लोग जिस समय खरीदते हैं जनरली हम लोग उस पर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी नहीं चेक करते, और जिसके कारण गर्मियों में ज्यादातर फूड पॉइजनिंग के केसेस भी आ जाते हैं। जी, जी। और बाद में हमें पता चलता है कि भाई डब्बे पे देखा तो ये तो 1 दिन पहले ही एक्सपायर कर गया था। तो शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट्स जो हमारा एडिबल फूड्स हुए, जूस हो गया, ब्रेड, ये सब, तो उस पर हमें एक्सपायरी देखनी चाहिए। और यही हमारा कंज्यूमर अवेयरनेस का कॉन्सेप्ट है कि अगर हमें अधिनियम ने कुछ राइट्स दिया है तो हम भी अवेयर रहें कि अगर बिस्किट ही हम कंज्यूम कर रहे हैं और उसकी वैलिडिटी अगर 12 महीने है, तो ये डिपार्टमेंट और ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की ड्यूटी है कि वो दे कि ये 12 महीने तक ये प्रोडक्ट चलेगा जी। और हमारी ड्यूटी ये है कि एक्सपायरी वाले प्रोडक्ट्स को हम लोग ना लें। एक तो इमीडिएटली दुकान वाले को बोले कि आपका प्रोडक्ट एक्सपायर्ड है, आप इसे ना बेचें। और अगर तब भी वो नहीं सुन रहे हैं तो आप इसकी फॉर्मल कंप्लेंट कंज्यूमर में कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट की फोटो खींच के कि ये पर्टिकुलर दुकान है, ये एक्सपायरी प्रोडक्ट हमें बेच रहा है, क्योंकि वो आपके हेल्थ के लिए हजार्डस हो जाता है। तो हमें एज अ कंज्यूमर हर समय, क्योंकि हमारा बहुमूल्य रुपया, हमें फ्री में कोई चीज नहीं आ रही है, हम बहुत मेहनत से कमाते हैं और उस पैसे के बदले हमें कुछ मिल रहा है, तो हमारा भी कुछ जागरूक रहना, हमारा भी कुछ ड्यूटी फर्ज बनता है कोई चीज कंज्यूम करने से। बिल्कुल बिल्कुल। तो वगीशा जी, अभी आपने बताया कि फोटो खींच के डाल दें अगर कोई एक्सपायरी प्रोडक्ट है, और जागरूकता होना तो सच में बहुत आवश्यक है। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तो चीज़ें ऐसी ही चलती रहेंगी। पर हमारे सारे दर्शक ये जानना चाह रहे होंगे कि फ़ोटो खींच के डालना कहाँ है, कौन सी जगह है, कहाँ जाना है फ़ोटो खींच के? अगर इजी प्रोसेस है, कोई वेबसाइट है, तो प्लीज़ आप उस बारे में ज़रूर बताएं। जी ऋतु जी, अब मैंने जो अगर रास्ता बताया तो कंप्लीट भी मैं ही करूँगी कि सोल्यूशन उसका क्या है। देखिए, हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, टाइम टू टाइम पब्लिक नोटिस के फॉर्म में न्यूज़पेपर्स में पब्लिश करते रहते हैं, और जनरली आप उसको देखिएगा जागो ग्राहक जागो स्लोगन के अंडर जी। तो वहां पे आपको वेबसाइट, ऑथेंटिकेटेड टोल फ्री नंबर जो टाइम टू टाइम एक्टिव रहते हैं, वो आपको न्यूज़पेपर्स के थ्रू पब्लिक नोटिस में मिल जाएंगे। एनीवेज, आपका कंज्यूमर फोरम हर जिला और नेशनल कंज्यूमर फोरम का वेबसाइट बना हुआ है, जो कि आप गूगल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, और वहां पे भी आपको ऑनलाइन कंप्लेंट करने का फोरम दिया हुआ है, इमेज के थ्रू, वर्ड्स के थ्रू। आप अगर फोटो खींच रहे हैं तो आप इमेज अपलोड करके अपना कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं, और रिटन में भी आप अपनी कंप्लेंट उस वेबसाइट के थ्रू रजिस्टर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको किसी प्रकार की शिकायत है, किसी तरीके का आपने धोखा खाया है और आपके पास उसका बिल है और इमेज है, तो आप अपना कंप्लेंट ऑनलाइन कर सकते हैं। दिस इज़ रियली समथिंग वेरी ग्रेटफुल फॉर आवर व्यूअर्स। थैंक यू वगीशा जी। मैं आपसे एक बहुत ही अहम सवाल जानना चाहूँगी। अक्सर हम लोगों ने देखा है कि फ्लैट 50% ऑफ, 60% ऑफ, तो देख के आंख मूंद के लोग शॉपिंग करने लग जाते हैं, और शॉपिंग करने के बाद अगर प्रोडक्ट में कुछ डिफेक्ट आ जाए और आप उसके पास जाएं, शॉपकीपर के पास, या किसी बड़े मॉल में भी जाएं, तो वो बोलते हैं कि हम इस चीज़ को नहीं ले सकते हैं वापस, या एक्सचेंज पॉलिसी नहीं है, रिटर्न पॉलिसी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सेल का प्रोडक्ट है, जबकि उसके अगेंस्ट में ऐसा नहीं है कि वो फ्री में सामान दे रहे हैं। इस स्थिति में कंज्यूमर को क्या एक्शन लेना चाहिए? ऋतु जी, आपने सही कहा, सेल और हमारे आईज बॉबल आउट हो जाते हैं। बिग ब्रांड बैनर में 50%, 60% का सेल ऑफर देके हमारे आगे कुछ नहीं सोचते, बट वहां पे हमें बहुत ही कॉशियसली काम करना होगा। सेल बेसिकली होता क्या है, जो लेफ्ट आउट प्रोडक्ट्स रहते हैं उसको देते हैं, बट हमेशा उसके नीचे रहता है टर्म्स एंड कंडीशन एप्लीकेबल, और वन ऑफ द टर्म्स होता है कि हम उसको रिफंड नहीं करेंगे और एक्सचेंज नहीं करेंगे। तो एज अ कंज्यूमर सबसे पहले हमें अपना कर्तव्य निभाना है कि जिस समय हम प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं वो हमारे साइज का है, अगर कपड़े में कुछ ले रहे हैं तो वो फटा हुआ नहीं है, वो उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, तो ये सब चीजें एग्जामिन करके हम उस प्रोडक्ट को फिर जो गिवन प्राइस है उस पर खरीदें। बट लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, पैक्ड मटेरियल्स हैं, मानिए हम किसी ग्रोसरी शॉप में गए, पैक्ड मटेरियल्स पे ऑफर आया,
मार्केटिंग के अंदर जब हम प्रोडक्ट अनसील कर रहे हैं तो उसमें कुछ और ही टाइप का प्रोडक्ट निकल गया, जबकि मैंने सोचा था कुछ और प्रोडक्ट में खरीद रही हूँ। उस केस में क्या हुआ, वो मार्केटिंग मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो गया, वो हमने ऑर्डर किया कुछ और, हमें मिल गया कुछ और, तो वहां पे आपका क्लेम बहुत ही वैलिड होता है। और उस केस में आप जिस प्रोडक्ट डिटेल्स के साथ, ऑर्डर डिटेल्स के साथ अपना ऑनलाइन कंप्लेंट या फिजिकल कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। बट जहां तक एक्सचेंज और रिफंड की बात होती है, वो आपको सेल के टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से ही करना होगा, और उसमें आपको थोड़ी अवेयरनेस दिखानी होगी अपने साइड से। तो दर्शकों, जैसा वगीशा जी ने बताया कि सामान खरीदते समय ही आपको पूर्ण रूप से पहले अपने आप को समझा लेना है, देख लेना है, अगर कपड़े हैं तो कुछ कहीं से फटा नहीं है, अपने साइज़ का है, वो सारी चीज़ों का पहले ही ध्यान देना होगा। ये बहुत ही अच्छा बताया आपने, क्योंकि बाद में ना वो रिटर्न हो सकता है और ना रिफंड हो सकता है। लेकिन अगर अब हम लोग बात करें, खरीद फरोख्त के तरीके में काफ़ी बदलाव आया है, स्पेशली कोरोना काल के बाद लोगों में ऑनलाइन परचेजिंग कैपेसिटी और इंटरेस्ट दोनों ही बढ़ गया है। अब अगर ऑनलाइन परचेजिंग की बात की जाए तो उसमें दूसरे तरीके की ही धांधली हो जाती है और कंज्यूमर धोखा खा जाते हैं। तो किन बातों का विशेष ध्यान रखना है परचेजिंग करते वक्त, और मैं उन कंज्यूमर्स को भी साथ में लेना चाहूँगी जब उन्होंने परचेजिंग कर ली है और उनके साथ धोखा हो चुका है, क्योंकि ना सामने कोई दुकानदार है, ना कोई लेने वाला है, ना देखने वाला है, सिर्फ एक स्क्रीन पे आपने सामान देखा है और लिया है। तो उस केस में वगीशा जी मैं चाहूँगी आप डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन हमारे व्यूअर्स को बताएं। ऋतु जी, ये तो बहुत अहम सवाल है, जो एकदम प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी है, मैं कहूँगी। आजकल डेट में घर घर में कोई भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोलिए, वहां पे एडवर्टाइजमेंट के रूप में प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहे हैं, और बहुत सारे कंपनीज हैं जो ये ई कॉमर्स के, जिसे हम ई कॉमर्स कहते हैं, उसके माध्यम से अपना प्रोडक्ट्स एडवर्टाइज कर रहे हैं और बेचने का ऑप्शन दे रहे हैं। तो एज अ व्यूअर देखिए, हम जब भी कोई हक के लिए असर्ट करते हैं, राइट अपना असर्ट करते हैं, तो उसके पहले हमारी कुछ ड्यूटीज होती है जिसे हमें फुलफिल करना चाहिए। तो एज अ कंज्यूमर हमें सिर्फ ऑथेंटिकेटेड या जो अच्छी वेबसाइट है, जो जानी हुई वेबसाइट है, वेरीफाइड वेबसाइट है, वहीं से कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करना चाहिए। रैंडमली कोई भी एडवर्टाइजमेंट आ रहा है और क्योंकि वो देखने में प्रोडक्ट मुझे अच्छा लग रहा है, सिर्फ उस वैसे वेबसाइट से हमें ऑर्डर नहीं करनी चाहिए। ओके। लेकिन कई बार होता है कि ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट से भी ऑर्डर करते हैं हम लोग, फोन निकल जाता है साबुन, आए दिन हम लोग ये सब पेपर में एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। तो वैसे केसेस के लिए ही मैंने बोला, जैसे मैंने पहले भी बोला कि आपका ऑर्डर डिटेल्स में दिखेगा कि आपने इस तारीख को ये पेमेंट करके फोन ऑर्डर किया है इस वेबसाइट से। और आप जिस समय आप डिलीवरी पैकेज ले, हमें कहा जाता है कि अगर कोई महंगा प्रोडक्ट है तो आप उसकी एक वीडियो रिकॉर्डिंग बना ले, या कोरियर बॉय जो आ रहा है उसी के सामने आप अनपैक कर ले तुरंत प्रोडक्ट, ताकि वो एक विटनेस की तरह रहे कि आपने सामान कुछ और ऑर्डर किया था और आपको डिलीवरी कुछ और हो रही है। तो ये सब चीज आपको बेसिस रहेगा फर्दर अपना राइट असर्ट करने के लिए कंज्यूमर फोरम में। तो आपने बताया कि ऑनलाइन परचेजिंग के टाइम पे भी जिन जिन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है, आप अच्छी वेबसाइट से ऑर्डर करें। अच्छा, ऐसा भी कुछ होता है कि जो पेमेंट ऑप्शंस आते हैं उसमें हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जी ऋतु जी, पेमेंट ई कॉमर्स आने के कारण मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि ई कॉमर्स आने के कारण बहुत सारा साइबर फ्रॉड भी हो गया, क्योंकि फॉक्स वेबसाइट आ जाती है जहाँ पे हमें अपने कार्ड का डिटेल्स वगैरह देना होता है, और उसी कारण हमारे खाता से प्रोडक्ट भी नहीं आता है और पैसे भी चले जाते हैं। तो ये फील्ड एक साइबर लॉ है, उससे गवर्न होता है। बट हमें एज अ प्रिकॉशन ये लेना है, सबसे पहली चीज जो मैंने बोला है, ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट हो, ज्यादातर कोशिश करें कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर हो। और अगर हम कैश ऑन डिलीवरी नहीं कर सकते हैं तो कुछ पेमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं स्टैब्लिश्ड, जो सबको ही जानता है कि ये फोरम है, प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू ही आपको पेमेंट करना चाहिए, पेमेंट इंटरफेस है। तो उन्हीं पेमेंट इंटरफेस को यूज करके आप प्रोडक्ट का पेमेंट करें, ना कि कोई नए पेमेंट इंटरफेस से। तो पेमेंट करते टाइम भी विशेष ध्यान देना है कि आप किसी तरीके के धोखे से आपको ना मिल जाए, कोई धोखा ना हो जाए आपके साथ। और दूसरा, कैश ऑन डिलीवरी एक सबसे अच्छा उपाय होगा। दूसरा, मेरा एक बड़ा ही अहम सवाल है वगीशा जी आपसे। अक्सर हम लोग जो विज्ञापन देखते हैं तो उसमें देख के लगता है सपोज कोई ब्यूटी प्रोडक्ट ही ले लें या स्लिमिंग प्रोडक्ट ले लें
कि हाँ ये होने से 15 डेज चैलेंज है, 5 डेज चैलेंज है, ऐसा हो जाएगा, फिर मैं बहुत ही अच्छी दिखने लगूंगी। और इस विज्ञापन को देख के लोग बहुत ही भ्रमित हो जाते हैं। तो इस केस में भी मतलब सिर्फ विज्ञापन देखने के बाद मैंने वो प्रोडक्ट लिया है और वैसा कुछ रिजल्ट नहीं है, तो उस केस में उपभोक्ता क्या करे? ऋतु जी देखिए, ये फिर मैं कहूँगी आपके सवाल एक्चुअली में काफ़ी जागरूक करने लायक है जी। ब्यूटी प्रोडक्ट्स जहाँ तक आता है, इसके लिए हमें एज अ कंज्यूमर देखना होगा कि कंपनी बहुत स्मार्ट होती है। वो अपने आप को कभी भी वैसा प्रोडक्ट बेच के नहीं फंसाना चाहेगी जी। तो वो जनरली लिख देती है कि इट विल वैरी। आप देखिएगा नीचे छोटे छोटे अक्षरों में एडवर्टाइजमेंट के नीचे लिखा रहता है कि रिजल्ट्स में वैरी, जिसका स्कोप बहुत बड़ा होता है जब आप कंज्यूमर कोर्ट में जाइएगा। जी, जी, जी। तो उनके पास ये जब ब्यूटी प्रोडक्ट स्पेशली जब आता है कि आपको वो फेयरनेस टोन, अब तो हम लोग न्यायालय के आदेश के द्वारा आप देखिएगा कि प्रचार करने के तरीके में भी काफी बदलाव आ गया। पहले के ब्यूटी प्रोडक्ट्स के प्रचार में था कि स्किन टोन को 10 दिन के अंदर फेयर कर दिया जाएगा। बट अगर आप इवेंचुअली देखिएगा तो आजकल के स्किन प्रोडक्ट्स में स्किन की क्वालिटी को हेल्दी बनाने का प्रमोशन ज्यादा किया जाता है। तो यही प्रोडक्ट को बचाने का एक तरीका है। और मैं कंज्यूमर्स को यही कहूंगी, आप कभी भी इस भ्रम में ना रहे कि ये प्रोडक्ट लगाने से आपका चेहरा चेंज हो जाएगा या जैसी कंपनी बोल रही है। हाँ, स्किन हेल्थ, जब भी आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज करें तो अपने स्किन हेल्थ पे ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि इसका कोई बचाव न्यायालय में नहीं है। कंपनी ऑलरेडी अपने टर्म्स एंड कंडीशंस में ये लिखी रहती है कि रिजल्ट्स आपको पर्सन टू पर्सन वैरी करेंगे। तो उस झांसे में ना आए। अगर आपको प्रोडक्ट ऐसे पसंद है, आप अप्लाई करें, आपको लगता है तो आप उसका इस्तेमाल करें। वगीशा जी, आपने बहुत ही कम समय में बहुत सारे एरियाज़ को लिया और उसको बताया। मैं फिर भी चाहूँगी कि कुछ कम शब्दों में आप हमारे उपभोक्ताओं को, जो पहले के मतलब 1986 में हुआ, बीच बीच में काफ़ी चेंजेस आए पहले और अब में बहुत सा बदलाव आया है, तो इन बदलाव के बाद उपभोक्ताओं को किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? कम शब्दों में प्लीज़ आप हमारे दर्शकों को बताएं। ऋतु जी, आपका सवाल तो काफी बड़ा है, बट मैं उसे छोटे करके आपके व्यूअर्स के लिए कोशिश करूंगी कि बता सकूं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। देखिए, आज के डेट में व्यूअर्स, जो कंज्यूमर्स हैं हमारे, उन लोग का राइट्स है काफी, तो उनको पहले जानना चाहिए कि उनको क्या क्या अधिकार दिया गया है और उनकी क्या क्या ड्यूटी है। जैसे हमें प्रोडक्ट बिल पे लेना चाहिए, खरीदने से पहले एक्सपायरी देखना चाहिए, जब हम अपने पॉकेट से पैसा निकाल रहे हैं तो अच्छे से जांच पड़ताल लेनी चाहिए। एक और इंस्टेंस आता है, खुदरा सामान हमें नहीं लेना चाहिए। खुदरा सामान से अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, पैक्ड मटेरियल आप लीजिएगा, अच्छी जगह से लीजिएगा, तो आपका फ्यूचर क्लेम और कॉम्पनसेशन का बना रहेगा जी। तो इस तरह की कुछ चीजें हैं जो हर एक उपभोक्ता को जागरूक रहना चाहिए, ताकि वो जागरूक रहेगा तो आगे जाके न्यायालय से भी उसे सुरक्षा मिल पाएगी जी। तो हमें पढ़ना चाहिए उस बारे में। जब भी सरकार कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम कर रही है तो उस पर ध्यान देना चाहिए। पब्लिक नोटिस अगर निकल रही है कि कोई ब्रांड अब खराब हो गया है या आउटडेटेड हो गई है, कोई मेडिसिन कंपनी अगर बैन हो गई है, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सस्ते दाम पे बेच रही है, हमें उस तरह के प्रोडक्ट्स नहीं खरीदनी चाहिए। अपने हेल्थ कॉस्ट पे हमें उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, बिकॉज जो भी सर्विस हम ले रहे हैं या कुछ भी खा रहे हैं वो हमारे हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है जी। तो जब तक हमारे कंज्यूमर्स अवेयर नहीं होंगे, उनको प्रोटेक्शन न्यायालय से भी मिलने में थोड़ा दिक्कत होगा। ओके वगीशा जी, आपने अपना कीमती समय दिया और इतनी बहुमूल्य जानकारी हमारे दर्शकों को दी और आप हमारे स्टूडियो में आई, उसके लिए मैं अपनी और अपनी टीम की तरफ से आपको धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऋतु जी, आपने मुझे इस लायक समझा और मुझे लगता है कि मेरी कोशिश सफल रही होगी कि आपके व्यूअर्स को कुछ जानकारी मिली हो। बहुत ही बढ़िया तरीके से जानकारी दी, धन्यवाद। थैंक यू। चलते चलते बस दर्शकों में इतना कहना चाहूँगी आपसे कि सामान खरीदते समय बिल का अवश्य ध्यान रखें, खरीदारी करते समय ही प्रोडक्ट की जांच कर लें, एक्सपायरी सामान ज़रूर चेक कर लें, नियर एक्सपायरी है तो ना लें, जैसा बताया कि खुदरा सामान ना लें, कहीं अच्छी जगह से सामान लें, और खरीदारी करते समय ही यदि आप जागरूक रहेंगे तो आगे चल के दिक्कत नहीं आएगी। तो जागरूक रहें, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।